Hi, welcome all of you to this one more episode of Zindagi Ka Safar. And in Zindagi Ka Safar, I think one of the important aspects which we have is about water. Yeah. And I am reminded of a story which is there because in 1974, when my father first made his home in Nagpur, we didn't have running water coming into our place. Yeah, so we had a pump or water pump very similar to what you are seeing behind, which was around half a kilometer away, and we used to had to go there, get it. And I, as a maybe 5-year old, what you see here is the kind of joy in the front of the small children who are there. So it was good fun to pump and all, but still, after some point in time, it was a big drag, and it showed me the importance that water is very very important. Yeah. So what we have today is Dr. Vijay, who is joining us all the way from Pune, and uh, he is deputy director looking after groundwater, which is there. He will tell you more details about his department as we go on. But let's understand. And Vijay, we'll just talk about your Zindagi ka safar. Kahan pe, matlab, where your education was there and how it got you motivated to complete your PhD, which is there. So you are actually Dr. Vijay, uh, who is joining us. So just share a little bit about your journey so far. नमस्कार तुहिन। हाँ जी, नमस्कार। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1969। ओके, अभी डेट मई ऑफ बर्थ महीना चल रहा बताओगे है। तो डेट ऑफ बर्थ बताओगे तो ऑनलाइन पीपल विल figure out what is your actual date which is there, and you look much more younger than this. Yeah, but anyway, you have told it, which is nice. Okay. यस, सो अभी मई महीना चल रहा है। तो Okay. इसी महीने में 31 मई को मैं पूरे 52 इयर्स कंप्लीट कर दूंगा। Okay. तो ये जो 52 इयर्स का मेरा जिंदगी का सफर है उसके बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। हाँ. तो अ, मेरा जन्म नागपुर में हुआ और मेरे जो पिताजी थे वो स्कूल के हेडमास्टर थे और मेरी मम्मी जो थी वो पहले टीचर थी हाई स्कूल की, बाद में वो हेडमिस्ट्रेस बन के रिटायर हुई। Okay. तो हमारी जो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थी, एक बोल सकते हैं कि मिडिल क्लास जैसे टाइप की वो थी। तो मतलब जो भी उस टाइम पे यानी 35-40 साल पहले जो भी कंडीशन थी, उस टाइम पे जो स्कूल के फीस या कॉलेज की फीस या फिर किताबें, कॉपी या कपड़े या अलग-अलग सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, ये कुछ सब कुछ एडिक्वेट था। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन सब कुछ एडिक्वेट मतलब था। कंडीशन वाज़ ओके। और हम 4 भाई-बहन हैं। सबसे बड़ा मेरा जो भाई है उसका नाम है डॉक्टर विवेक। तो बेसिकली वो डेंटिस्ट है और अभी ही इज वर्किंग एज ए जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन इन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई में काम कर रहा है। अच्छा. दूसरी मेरी सिस्टर है, वो नागपुर में रहती है और उसके जो हस्बैंड है हमारी जीजा जी, वो एमएससीबी जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो डिपार्टमेंट है उनका, वहां से अभी 2-3 साल हो गए रिटायर हो गए। अच्छा. तीसरा मैं हूँ और चौथा जो है वो मेरा छोटा भाई डॉक्टर चंद्रशेखर, वो न्यूरो सर्जन है और नागपुर में उसका न्यूरोन हॉस्पिटल जो है उसका वो ओनर है और डायरेक्टर है। तो इस प्रकार से हम 4 भाई बहन हैं। तो तो अभी तुम लोग मेरे रहते कहाँ पे थे? You used to stay in Dhantoli when you were there? नहीं, वी यूज्ड टू स्टे एट रेशिमबाग। December. Okay. रेशिमबाग और ये रेशिमबाग हॉस्पिटल अभी गाँव। कहाँ पे है? द हॉस्पिटल इज इन धनतोली और अभी वेर? हॉस्पिटल जो है वो धनतोली में है, ओके. लोकमत बिल्डिंग के नजदीक, और धनतोली गार्डन जो है उसके पास में है। पास में. तो पहली से चौथी जो मेरा पिताजी का जो स्कूल था जिसमें वो हेडमास्टर थे, उसमें मैं पहले से चौथी तक पढ़ा। उसके बाद में चौथी के बाद में उनकी जो स्कूल में थी सिर्फ लड़कियों की एडमिशन होती थी, तो इसलिए मुझे दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। तो तब मेरे पिताजी और मेरा बड़ा भाई ने सुझाव दिया कि इसको हड़स हाई स्कूल में डालते हैं। तो मैं हड़स हाई स्कूल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ पे 2-3 मार्क कम होने की वजह से एडमिशन कुछ मिला नहीं। तो
फिर पंडित बच्छराज व्यास करके स्कूल है हनुमान नगर में, राजा बख्शा मंदिर के पास में। तो उसमें एडमिशन लिया। वो भी स्कूल काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन है, और वहाँ के स्कूल के सभी स्टूडेंट में आपको डिसिप्लिन थोड़ा मिलेगा, तो अच्छा स्कूल है वो भी। तो वहाँ से मैंने 5वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की। वहाँ भी अच्छे फ्रेंड्स मिले, अभी तक फ्रेंड्स है, कांटेक्ट में है, सब अच्छे लोग हैं। और 10वीं में मेरे को 80% से लगभग 2-3 मार्क फिर से कम मिले। तो मैं शिवाजी साइंस के लिए अप्लाई किया। तो शिवाजी साइंस में अपने जो टाइम था उस टाइम पे उन्होंने 80% की कट ऑफ लिमिट रखी थी। तो 80% अबव वालों को वो स्पॉट एडमिशन दे रहे थे, लेकिन मेरे को उन्होंने कहा कि आपका तो 80 से थोड़ा कम है, तो हम आपको वेटिंग लिस्ट वगैरह करेंगे, तो उसमें आपको नंबर लगेगा तो बताएंगे। तो इसलिए मेरे को एडमिशन थोड़ा लेट मिला, लगभग 1.5-2 महीना लेट मिला। तो फिर मैं शिवाजी साइंस में आया। बाय दैट टाइम मैं हड़सा स्कूल में एडमिशन लिया था 11th में, और वहाँ पे जाना भी चालू कर दिया था। तो लेकिन बाद में शिवाजी साइंस में मिला एडमिशन, तो शिवाजी साइंस में मैं आ गया। तो एक्चुअली ये जो 12वीं तक का मेरा सफर है, इसमें मेरी एक गलती ऐसी हुई कि मेरा ऐसा टारगेट नहीं था, जैसे सब बच्चों का टारगेट होता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। ऐसा मेरा कोई टारगेट मैंने डिसाइड नहीं किया था। हालांकि मेरा बड़ा भाई था मेरे को गाइडेंस करने के लिए, और उसका टारगेट था, उसको डॉक्टर बनना है। लेकिन मैंने शायद पता नहीं क्यों उस टाइम पे डिसाइड नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से। और वैसे मैं पढ़ाई में मतलब बुद्धू तो नहीं था, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बहुत पैशनेटली पढ़ाई नहीं किया। तो 12th के बाद में मेरे को इंजीनियरिंग में वगैरह एडमिशन नहीं मिल सकती थी, तो फिर घर वाले बोले कि प्राइवेट इंजीनियरिंग में डालते हैं इसको। तो उस टाइम पे लगभग 8,000 रुपये साल के लगते थे प्राइवेट इंजीनियरिंग में, यानी 40,000 में कोर्स होता था। तो मैंने सोचा कि प्राइवेट इंजीनियरिंग का लोड लेने से अपन बीएससी करते हैं। तो शिवाजी साइंस में का मैं स्टूडेंट था, इसलिए शिवाजी साइंस तो सभी स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को बीएससी में एडमिशन देती है। लेकिन वहाँ पे फिर से इशू आया कि ग्रुप कौन सा लेना, यानी जो भी अपने 3 सब्जेक्ट रहते हैं डिग्री लेवल में, तो कौन सा ग्रुप लेना। तो मेरे को बायोलॉजी उतना अच्छा लगता नहीं था, और मैथ्स मेरा थोड़ा कमजोर था। तो फिर मैंने वो प्रोस्पेक्टस पढ़ के एक ग्रुप ढूंढा, जिसमें एक सब्जेक्ट था फिजिक्स और केमिस्ट्री, और एक जियोलॉजी करके सब्जेक्ट मिला। तो बोला ये कुछ नया सब्जेक्ट दिख रहा है जियोलॉजी, ये अपने को बायोलॉजी और मैथ से थोड़ा अलग है, शायद ये अपने को जम जाएगा। तो मैंने पीसीजी ग्रुप जो है उसमें अप्लाई किया, और वहाँ पे मेरे को एडमिशन मिल गई। और वो उस टाइम पे ऐसा ग्रुप था कि शायद बहुत कम लोग उस ग्रुप को लेते थे, तो मेरे को आसानी से एडमिशन मिल गया। तो शिवाजी साइंस में जब मैं फर्स्ट ईयर में गया बीएससी के, तो जियोलॉजी जब पढ़ने लगा, तो वो जो पढ़ाने वाले हमारे टीचर थे डॉक्टर मालपे वगैरह, तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया उसमें। तो मेरे को वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि अपने को अभी कुछ लाइन मिल गई अपने को। तो जियोलॉजी का जो प्रैक्टिकल था उसमें मेरे को उसमें 7% मार्क मिलते थे। बहुत ही मेरे को उसमें इंटरेस्ट आ गया था। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जियोलॉजी करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करना तो जियोलॉजी में करना। केमिस्ट्री में वहाँ उस टाइम पे केमिस्ट्री में लोग बोल रहे थे कि एमएससी केमिस्ट्री को बहुत इंडस्ट्री में अगर काफी स्कोप रहता है, लेकिन मैंने डिसाइड किया जियोलॉजी में अपन पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। तो इस प्रकार से वो आगे का टारगेट पहली बार मैंने डिसाइड किया। तो बीएससी में हो गया। उसके बाद में जब एमएससी का एडमिशन लेने के लिए आया, तो एमएससी फर्स्ट ईयर में मेरे को एडमिशन मिल गई। उसमें नागपुर यूनिवर्सिटी में 2 ऑप्शन है, एक एमएससी प्योर जियोलॉजी का जो 2 साल का कोर्स है, और दूसरा है एमएससी टेक अप्लाइड जियोलॉजी जो 3 साल का कोर्स है। तो मैंने सोचा कि अप्लाइड जियोलॉजी जो है, जिसमें नए टाइप के सब्जेक्ट थे, जैसे एनवायरमेंटल जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी और हाइड्रो जियोलॉजी ग्राउंड वाटर वाला, जैसे नए सब्जेक्ट उसमें थे, जो कि प्रोफेशनल इसमें करियर बना सकते ऐसे सब्जेक्ट थे। तो मैंने वो चूज किया। और जब मैं फर्स्ट ईयर में गया, तो वहाँ पे मेरे को और भी इंटरेस्ट आया,
तो तब मैंने फर्स्ट ईयर में डिसाइड किया कि अभी मैं पीएचडी करूंगा तो हाइड्रोजियोलॉजी में करूंगा, मतलब ग्राउंड वाटर में करूंगा। इस प्रकार से मेरे को एक 12th के बाद में ऐसे जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर गया था थोड़ी ऐसी लाइन मिल गई। तो इस प्रकार से फिर बीएससी कंप्लीट करने के बाद में और एमएससी कंप्लीट करने के बाद में जॉब ढूंढने में मेरे को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। जॉब मेरे को रिजल्ट लगने के पहले ही जॉब लगा, एक एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी में लगा। अच्छा। फिर दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मैंने जॉब किया और एक प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी काम किया और एक एनजीओ थी उसमें भी मैंने काम किया। तो ऐसे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती गई और इसी बीच में मेरा एक ध्यान था कि जो यूपीएससी और एमपीएससी रहता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो रेगुलरली जियोलॉजिस्ट एग्जाम लेती है। अच्छा। और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन भी जियोलॉजिस्ट को रिक्रूट करती है। तो मेरा ध्यान था उधर। तो जब ऐड आई तब मैंने अप्लाई किया। तो उसमें मेरा ये ग्राउंड वाटर सर्वे एंड डेवलपमेंट एजेंसी में मेरा एमपीएससी सिलेक्शन हो गया और मेरा रैंकिंग भी अच्छा आया था। तो वहां पे मैं ज्वाइन हो गया। ये कौन से साल की बात है? विच ईयर वाज इट? ये था 99 में मैं पास किया। अच्छा। और 2000 में मेरे को पोस्टिंग मिला। तो जब मैंने एमएससी कंप्लीट किया था लगभग उसके 6 साल बाद मुझे मिला है, क्योंकि उस टाइम पे रिक्रूटमेंट इतने जल्दी जल्दी नहीं होता था। जब मैं 94 में एमएससी पास किया तभी यूपीएससी की एग्जाम हुई थी और तब मेरा बिल्कुल मैं टच में था सब्जेक्ट के। तो मेरे पेपर्स काफी अच्छे गए थे। लेकिन मेरे को यूपीएससी का जब रिजल्ट लगा तो उन्होंने विथेल्ड रखा, क्योंकि मैं फाइनल ईयर की मार्कशीट सबमिट ही नहीं कर पाया उनको। तो पता नहीं चला कि आखिर तक मेरा रिजल्ट क्या था। और उसके बाद में वो लगभग 5-6 साल तो वो ऐड आई नहीं। अच्छा। और ये भी जो आई थी 98 में आई थी ऐड। उसके बाद में 99 में रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हुआ। 2000 में पोस्टिंग देने में भी काफी टाइम लगा उन्होंने। लेकिन तब तक मैं दूसरी जगह पे काम जो कर रहा था उसका काफी मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिला और वो जो एक्सपीरियंस आज भी काम में आ रहा है। मतलब हर जगह पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस आया। बाय दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नागपुर में तो ये जो कितने नॉर्मली हाउ मेनी पीपल वर रिक्रूटेड इन द थ्रू दिस एग्जाम? कितनी वैकेंसीज होती थी जियोलॉजी में? ये तो जब हमारी बैच की रिक्रूटमेंट हुई तब मेरे ख्याल से 21 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ और वो भी लगभग 6-7 साल के बाद में हुआ था। और उसमें भी जो हमारे डिपार्टमेंट में कैंडिडेट थे पहले से काम करने वाले, वो तो उसमें से 5-6 लोग उसी लिस्ट में थे। अच्छा। तो मतलब फ्रेशर्स को और जो ओपन कैटेगरी के थे हार्डली 3-4 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो उसमें वन ऑफ कैंडिडेट वाज मी। तो दैट्स कमेंडेबल ना, बिकॉज़ आई थिंक इतने कॉम्पिटिटिव सिनेरियो ऑल ओवर द स्टेट करके, so I think your focus and your hard work really paid up. So wonderful. So by that time I was initial doing posting PhD तुम्हारी पुणे में हो गई थी या फिर was it in some other place? नहीं, पहली पोस्टिंग तो मुझे बुल्ढाना में मिली। बुल्ढाना। तो मतलब महाराष्ट्र में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा स्केयरसिटी होती है। तो जैसे बुल्ढाना बहुत ही स्केयरसिटी प्रोन डिस्ट्रिक्ट है और मराठवाड़ा के लग के है। तो उन्होंने सोचा कि ये नागपुर का कैंडिडेट है, इसको नागपुर से नजदीक वाला डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल जो था वो बुल्ढाना था, समझ लीजिए। अच्छा। जो मराठवाड़ा का था उनको उन्होंने बीड़ उस्मानाबाद ऐसे डिस्ट्रिक्ट में दे दिया। तो बुल्ढाना में जो मेरे को पोस्टिंग मिला तो उस टाइम पे मैं पीएचडी कर रहा था और मेरा फील्ड वर्क लगभग फॉर्चुनेटली कंप्लीट हो गया था। और मैं ये सोच रहा था कि पीएचडी मैं पुणे यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। एमएससी तक मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से किया और पीएचडी मैं पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहा था। तो रजिस्टर कब किया था पुणे में पीएचडी का? विच ईयर? पीएचडी का रजिस्टर किया मैंने 97 में। So 96 एमएससी हो गया एंड देन another। हाँ। वो मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा था। उस टाइम पे पुणे यूनिवर्सिटी एक हमारे कंपनी ने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा। हमारे लिए उस ट्रेनिंग के लिए पुणे यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े प्रोफेसर थे जियोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो आए थे। उसमें उस ट्रेनिंग के दौरान 2-3 दिन का ट्रेनिंग था, वो पुणे में था। उस ट्रेनिंग के दौरान मेरी पहचान हो गई डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी।
अच्छा। जो मेरे पीएचडी के गाइड है, और आज की तारीख में इंडिया का नंबर 1 हाइड्रोजियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, इतने उनकी कमांड है। इज एन वेल नोन पर्सनैलिटी इन आवर फील्ड इन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो उनसे मेरी पहचान हो गई, तो उनको मैंने बताया कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग पीएचडी, और नागपुर में इस पर्टिकुलर हाइड्रोजियोलॉजी सब्जेक्ट का कोई गाइड नहीं है, मतलब प्योरली इसी सब्जेक्ट का। तो आप अगर गाइड कर सकते हैं तो आई एम रेडी, मतलब मैं तो करना चाहता हूँ, मेरा पैशन है। तो उन्होंने बहुत ही अलग सी कंडीशन रखी थी। उन्होंने बोला था कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, जैसे हमारा डिपार्टमेंट है फिलहाल मैं जिसमें काम कर रहा हूँ, और ऐसा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पैरेलल डिपार्टमेंट है। अच्छा। तो अगर ये कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर आप डाटा यूज करके पीएचडी करने वाले हो, तो मेरे पास पीएचडी के लिए मत आइए। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको पीएचडी करना है तो मेरे पास करना है, तो आपको फील्ड में जाके 2 साल हार्डवर्क करके वो डेटा फील्ड का खुद का जनरेट करना पड़ेगा, एंड ऑन दैट यू विल हैव टू डू द एनालिसिस, और जो रिजल्ट्स निकलेंगे उस बेसिस पे निकलेंगे। तो मैंने बोला ये मेरी तैयारी है इसमें, तो उन्होंने मुझे ले लिया। आई एम फॉर्चुनेट फॉर दैट, और काफी सीखने को मिला सर से। और जब मैं पुणे यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी के लिए जाता था, तो वहाँ पे उनके जो सर थे, मतलब डॉक्टर एस बी देवणकर करके उनके गाइड थे, वो मेरे को गाइड थे। मतलब मेरे गाइड के जो गाइड थे ओरिजिनल, वो भी मेरे को गाइड थे। तो उन लोगों से इतने एक्सपीरियंस और इतने नॉलेजेबल लोग थे, उनसे कंटिन्यू इंटरेक्शन की वजह से मेरे को काफी फायदा हुआ। तो ये बुल्ढाना के बाद में मेरा ट्रांसफर हुआ अमरावती। फिर अमरावती में चांस आया सीनियर पोस्ट का, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का। बाय दैट टाइम मेरा पीएचडी भी हो गया था, और मेरा काफी अच्छा, मतलब सब्जेक्ट पे थोड़ा अच्छा कमांड आ गया था। तो इंटरव्यू में मेरे को काफी फायदा हुआ। मैं डायरेक्ट क्लास 1 पोस्ट पे चले गया, उसमें सिलेक्शन हो गया, उसमें भी मेरा दूसरा नंबर आया स्टेट में। तो उसके बाद में मेरे को पहला पोस्टिंग मिला एज ए क्लास 1 एज ए हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट करके हिंगोली में मिला, जो मराठवाड़ा में आता है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट है और थोड़ा निग्लेक्टेड टाइप डिस्ट्रिक्ट है। तो उसमें काम किया तो उसकी समस्या जानने को मिला, फिर उसमें कैसे सॉल्यूशंस निकालना वगैरह वगैरह करते करते फिर मेरे को अगला पोस्टिंग नागपुर में मिला सीधा, मतलब जहाँ पे मेरा बर्थ प्लेस है नागपुर में। नागपुर डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस हेड करके मैंने काम किया, और उसमें लगभग मेरे को 5 साल काम करने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। तो नागपुर शहर और नागपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरी पुराना सा बैकग्राउंड था, और जो जियोलॉजी के लिए हम बोलते हैं कि म्यूजियम है नागपुर, उसमें काफी अच्छा अनुभव रहा। इस प्रकार से चला। फिर नागपुर से जो हमारे डायरेक्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया पुणे में, और बताया कि विजय तुम्हारी अभी पुणे में जरूरत है हेड ऑफिस में, तो तुम्हारे लिए मैं स्पेशल ट्रांसफर के लिए बोलने वाला हूँ गवर्नमेंट को, तो आपकी क्या सोच, आप क्या सोचते हैं? तो मैंने बताया कि सर आई एम रेडी, कि बाद में नागपुर से कितने कितने साल और काम करेंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट हेड करके काम कर रहा था मैं, उसमें 5 साल हो गए थे मुझे। वहां से ट्रांसफर होके हमारा नागपुर में रीजनल ऑफिस है, वहां भी लगभग 1.5 साल हो गया था मुझे। तो 7 साल का टाइम हो गया था। तो उन्होंने बोला कि आप पुणे में आ जाओ, तो वहाँ पे आपकी काफी जरूरत है। तो उन्होंने स्पेशल ऑर्डर निकाल के मेरा ट्रांसफर किया पुणे में, और तब से मैं पुणे में काम करूँ। तो पुणे में अभी मुझे 5 साल हो गए काम करो, और पुणे का एक्सपीरियंस तो मेरे को बहुत अच्छा है आया, क्योंकि मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करना और सेंट्रल मिनिस्ट्री से कांटेक्ट में रहना, फिर वर्ल्ड बैंक की जो अलग अलग ऑफिसर उनके जो रहते हैं उनसे कांटेक्ट में रहना, और कुछ कुछ ट्रेनिंग में इंटरनेशनल वो लोग आते, फैकल्टी आते, वो पढ़ाते बताते। तो ये सब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और भी आगे चांस आएंगे, देखेंगे। So, बातों बातों में तुमने बोला कि पूना इज द हेडक्वार्टर्स फॉर योर डिपार्टमेंट, इट्स नॉट बॉम्बे। Yes, for our department, its headquarter is Pune. So अभी तुम्हारे ऊपर देयर आर हाउ मेनी मतलब लेवल्स व्हिच विल बी देयर, डायरेक्टर एंड देन व्हाट? हमारे डिपार्टमेंट में अभी जो मेरी पोस्ट है वो डेप्यूटी डायरेक्टर है। इसके बाद में और एक पोस्ट है जॉइंट डायरेक्टर करके। अच्छा।
और उसके बाद में पोस्ट है एडिशनल डायरेक्टर और बाद में डायरेक्टर। तो जो डायरेक्टर का पोस्ट है वो अभी मतलब आईएएस कैडर के लिए रिजर्व कर दिया है, मतलब आईएएस कैडर के ही लोग आएंगे वहाँ पे। तो एडिशनल डायरेक्टर तक जियोलॉजिस्ट जो है वो एडिशनल डायरेक्टर तक जाता है। तो अभी हमारे डिपार्टमेंट में काफी सारी वैकेंसीज है, तो काफी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। तो उस प्रकार से मेंटली प्रिपरेशन और ये कर रहे। मैं तो चाहता हूँ कि पुणे में और काम करने का मौका मिले, और मैंने तो मतलब जो डिपार्टमेंट के लिए काम करना है वो और अच्छा मैं काम कर पाऊंगा। चलो गुड, मेरे ख्याल से काफ़ी जल्दी तुम्हारा नेक्स्ट प्रमोशन हो जाए और फिर उस पर पार्टी Yes, तो जरूर करेंगे। बट बिल्कुल सर। तुम्हारा जो काम है, आई थिंक एज आई गेव यू द इंस्टेंस कि मतलब वाटर तो सभी को लगता है, तो पीपल लाइक मी आई एम जस्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम द पॉइंट कि यार मतलब पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं, एंड मे बी सम अदर यूटिलिटीज के लिए पानी चाहिए। फिर तुम्हारे फार्मर्स का हो गया विच इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट, एंड फॉर देम इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए है। तो जब ग्राउंड वाटर की बात हो रही है, वी ऑल्सो हियर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेइंग दैट ग्राउंड वाटर इज डिप्लीटिंग। तो इसका मतलब व्हाट आर द थिंग्स आप कर रहे हो, एंड व्हाट इज योर एस्टिमेट कि क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है और क्या क्या इवन स्मॉल पीपल लाइक अस कैन डू कि जिससे कि कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हाट ग्राउंड वाटर हैपेंस। हाँ, अभी वाटर जो है वो तो जिंदगी का बेस है एक्चुअली। हर किसी का मतलब कनेक्शन वाटर से है। बिना पानी का तो कोई रह नहीं सकता। तो एवरीबडी इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ वाटर। अगर अपने घर पे रोज पानी आता है तो अपने को उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता, लेकिन अगर एक दिन भी पानी नहीं आया तो फिर अपने को प्रॉब्लम क्या आती है तो सबको मालूम है। तो इसमें दो टाइप के वाटर बोलते हैं, एक्चुअली वाटर तो एक ही है। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रहती है उसमें से पानी का अलग अलग फेज बोलते हैं हम, कि सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर का तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट काफी बड़ा डिपार्टमेंट है, वो तो सबको मालूम है। लेकिन ये ग्राउंड वाटर का भी डिपार्टमेंट है, और महाराष्ट्र इज वन ऑफ द स्टेट जिसमें ये ग्राउंड वाटर का बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है। और सभी बाकी स्टेट जो हमारी तरफ देखते हैं कि आपकी तरफ काफी अच्छा मतलब सेटअप है, और ऐसा सेटअप हम बनाना चाहते हैं। अभी हमारे डिपार्टमेंट में भी रिक्रूटमेंट वगैरह मतलब वैकेंसीज का काफी बड़ा इशू है। तो आ, वो हम भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन ये चलते ही रहने वाला है। थोड़ा बहुत ज्यादा तो चलते ही रहने वाला है गवर्नमेंट का इसमें। तो इसमें ग्राउंड वाटर जो है महाराष्ट्र अगर कंसिडर किया तो 85% जो रूरल एरिया है महाराष्ट्र का उसमें ग्राउंड वाटर यूज होता है फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें मतलब महाराष्ट्र इज वन ऑफ द स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा डैम्स है पूरे इंडिया में। और फिर भी 85% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस। So the At the dam same will be time, the surface water which you had mentioned earlier. right sir, Dam dam, या नदी या तालाब वगैरह, those are surface हाँ water. सरफेस वाटर, और वही So पानी जब ground ग्राउंड में water जब जाता है। बात करते हैं, is it at a from a technical definition, is it below just maybe 1 inch below the ground, or is it इज technically बिलो said ग्राउंड। कि 1 feet below or whatever? हाँ, वो जो भी ग्राउंड के नीचे से आता है 1 फीट या अच्छा, 1 मीटर या उससे ज्यादा, वो okay, दैट इज ग्राउंड that is ground. वाटर। एक्चुअली Okay, fine. वाटर जब सरफेस वाटर जब जमीन के अंदर जाता है और It becomes जमीन के अंदर groundwater. से जो पानी आता है दैट बिकम्स ग्राउंड। Okay. तो रूरल एरिया में जो शुरुआत में मतलब लोगों को पीने के पानी के लिए जो हैंडपंप बनाते थे, जैसा आपने पिक्चर लगाया आपके पीछे, तो ऐसा हैंडपंप बनाने का ये डिपार्टमेंट का शुरुआत में काम था, इसलिए डिपार्टमेंट का नाम है ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। Oh, okay. और साथ में कुछ कुछ विलेजेस में अपन एक बड़ा कुआं बनाते हैं, डगवेल बोलते हैं अपन इसको। तो डगवेल बना के उसके ऊपर एक पाइप वाटर सप्लाई स्कीम बनाते हैं, और उसके थ्रू नल के द्वारा अपन घर घर में पानी देते हैं। तो कुछ गांव में वैसी भी स्कीम बनती है।
तो जहाँ थोड़ा पानी ज्यादा है वहाँ पे पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम बनाते हैं, और जिस एरिया में कुछ नहीं हो सकता उसमें हैंड पंप बना के उनको पानी देते हैं। तो ये ग्राउंड वाटर इस प्रकार से पीने के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन लोग खेती के लिए भी यूज करते हैं। अच्छा, और अबाउट 70% एग्रीकल्चर इन इज डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर। ओके, तो काफी बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है। तो शुरुआत में मतलब ज्यादा पहले की बात नहीं है, 1970s के पहले ये ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी जो थी, हैंडपंप खोदने की जो टेक्निक थी, रिग मशीन जिसको अपन बोलते, बोरवेल की जो मशीन रहती, वो तब इंट्रोड्यूस हुई। और तब से मतलब फार्मर्स का ये डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको पानी मिलना, फार्मर्स को पानी लगता है, पानी मिलना चाहिए करके तब से एक मूवमेंट चालू हुआ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। तो डेवलप करते करते अभी मतलब इतना उसका डेवलपमेंट हो गया कि अभी पानी का यूज बढ़ गया, और पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्री भी बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन के लिए, पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए हर जगह पे पानी की डिमांड बढ़ ही रही है। तो पानी का ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से वाटर टेबल वो नीचे चला जाता है। एक्चुअली महाराष्ट्र में कंडीशन ऐसी है कि हार्ड रॉक है। 92% एरिया महाराष्ट्र का हार्ड रॉक है, जिसमें हर साल जो बारिश होती है उसमें पानी, बरसात होती है, वो पानी जमीन के अंदर जाता है, और वो पूरा जो भी अनसैचुरेटेड जोन है वो सैचुरेट हो जाता है, और उसमें से अपने को ग्राउंड वाटर मिलता है। तो हम लोगों को यही बताते हैं कि अगर किसी की सैलरी समझ लीजिए महीने की 100 रुपए है, उसमें से अगर आप 70-80% रुपए खर्च करेंगे तो आपका 10-20 रुपए बचेंगे। लेकिन लोग इतना यूज कर रहे हैं कि 100 में से 100 यूज कर रहे हैं तो पूरा बैलेंस जीरो हो जाएगा, और साथ में कुछ लोग उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो अगर 10 रुपए आपने ज्यादा यूज किए तो फिक्स डिपॉजिट से चले जाएगा, और ऐसे फिक्स डिपॉजिट यूज करते रहेंगे तो वाटर टेबल हमेशा नीचे जाएगा। तो जो भी पानी आता है हर महीने, हर साल बारिश के थ्रू, उतने में ही कैसे मैनेज करना वो सीखिए, उतने में ही मैनेज करना पड़ेगा। तो हमारे डिपार्टमेंट का अभी पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि वाटर मैनेजमेंट करना है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, तो उसके ऊपर अपन काम कर, इस प्रकार से काम चाहिए। और इसमें अभी जैसे महाराष्ट्र काफी बड़ा स्टेट है, उसको पूरा ये मॉनिटरिंग करना और उसको पूरा मैनेजमेंट करना ये कोई आसान काम नहीं है, और इसमें जितना मैन पावर लगता है उतना अपने पास है नहीं। तो अभी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जियो टैगिंग करके, वेल्स का, हैंडपंप्स का टैगिंग करके हर एक का इस्तेमाल कितना हो रहा है, तो उसको फिर कैसे कंट्रोल करे, उसमें से एडवाइजरी कैसे निकले एसएमएस के द्वारा वगैरह, इस प्रकार के हम टेक्निक सोच रहे हैं। और इस प्रकार के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना के लोगों को भी उससे मतलब हो जाएंगे, और हमको भी मॉनिटरिंग के लिए अच्छा हो जाएगा। ये उन्हीं के लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए ही करना पड़ेगा। तो एक मेरे को ऐसे बातों बातों में जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मेरे को एक डाउट आया कि अब जैसे द सेम हैंड पंप विच वी हैड इन द पिक्चर, वहां से अगर हम पानी पंप अप कर रहे हैं, मैन्युअली कर रहे हैं या फिर व्हाटएवर वी आर डूइंग, उसकी प्यूरिटी कंपेयर टू व्हाट इज देयर इन अ स्टोर्ड लेक, which one will be better? The groundwater will have better purity compared to the lake which is there, or how? जनरली ग्राउंड वाटर की क्वालिटी अच्छी समझी जाती है और रहती है, क्योंकि उसमें अगर वो ग्राउंड के अंदर में कोई ये कंटेमिनेशन वाला सोर्स हो, सरफेस से अगर कोई गंदगी अंदर जा रही हो तो ही खराब होता है। दैट बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन हो सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं। दूसरा जैसे फ्लोराइड वगैरह, फ्लोराइड और आपने सुना होगा आर्सेनिक वगैरह, ऐसे तो जमीन के अंदर ही अगर ये होगा तो पानी का क्वालिटी खराब होगा। अदरवाइज ग्राउंड वाटर की क्वालिटी अच्छी रहती है। और लेक में जो पे स्टोर वाटर है, लेक में, और जैसे सरफेस वाटर है, एक्सपोज वाटर है, तो उसमें खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हम ही लोग खराब करते हैं। वो कोई इंडस्ट्री का इफ्लुएंट छोड़ देता है, या लोग वहां पे गंदगी करते हैं, कपड़े धोते हैं, इस प्रकार से वो खराब होता है। अदरवाइज ग्राउंड वाटर इज ऑलवेज प्रिफरेबल। उसमें सिर्फ ये बोलता है कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन रहता है उसकी परसेंटेज थोड़ी कम रहती है, क्योंकि वो जमीन के अंदर रहता है तो उसका ऑक्सीजन से मिक्सिंग कम होता है। बाकी तो सब क्वालिटी अच्छी रहती है। So overall, just as example of either Maharashtra or India, how much of
the water which is being used, let's say in drinking, comes from groundwater and how much is from surface water? नहीं, ग्राउंड वाटर का यूज काफी ज्यादा है अभी। जैसे एग्रीकल्चर के लिए महाराष्ट्र में देखे तो 70% ये जो है वो ग्राउंड वाटर से यूज होता है। तो एग्रीकल्चर के इसमें मतलब जो डैम्स का कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए होता है। लेकिन आज जो बड़े बड़े सिटीज है तो उसमें वो डैम से पानी देना पड़ता है। मतलब ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द डैम। बेसिक उसका पर्पज है एग्रीकल्चर पर काम के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मुंबई सिटी है तो मुंबई के लिए स्पेशल डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बट बाकी सब जो जगह पे जो डैम्स दे आर बेसिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू फार्मर्स। लेकिन उसमें आज सिटी में इतना ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं होता है तो डैम से पानी देना पड़ता है। जैसे पुणे सिटी में या नागपुर सिटी में डैम से पानी देते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा लोड है डैम्स के ऊपर और पीने के पानी के लिए। तो एग्रीकल्चर तो पूरा सरफेस वाटर जितना अवेलेबल होता है जहां जहां से वो तो यूज करते ही है। प्लस बहुत सारे जगह पे ग्राउंड सरफेस वाटर अवेलेबल नहीं होता क्योंकि वहां पे कैनल का नेटवर्क चाहिए तो ग्राउंड वाटर यूज करते। तो ग्राउंड वाटर का यूज काफी ज्यादा है और ऐसा बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज द बिगेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर, इवन मोर देन चाइना, यूएस और जो डिफरेंस है वो काफी मेनी फोल्ड्स। तो इंडिया को काफी अलर्ट रहना पड़ेगा और इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी काफी ध्यान दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग प्रोग्राम्स लाके बहुत ध्यान दे रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट इज वेरी कंसर्न अबाउट दिस सब्जेक्ट, दिस इशू। और इसमें लोगों का जैसे आपने पूछा था कि लोग क्या कर सकते, तो लोग काफी कुछ कर सकते हैं। मतलब हर चीज में पानी का इम्पोर्टेंस जान के पानी बचा सकते हैं। जैसे वाइल बाथिंग, जो अपन शेविंग करते तब भी पानी बचा सकते हैं। नहाते समय फ्लश का कितना यूज करना, छोटी छोटी बातों से अपन पानी बचा सकते हैं। और कोई भी पानी कंटेमिनेट कर रहा होगा तो उसको रोकना चाहिए। और जितना खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें भी कम पानी लगने वाले क्रॉप्स लगा सकते हैं या ड्रिप स्प्रिंकलर लगा के पानी की बचत कर सकते हैं या डिमांड कम कर सकते हैं। तो अलग अलग ऐसे टेक्निक है। Okay, good, Dr. Vijay. I think that was very, very comprehensive. मतलब बहुत सिंपल शब्दों में आपने समझा दिया कि कैसे क्या आप करते हो और आम जनता भी क्या क्या कर सकती है to ensure that water, which is one of the critical resource which is available. चलिए आप अभी लास्ट सेगमेंट में जाते हैं, which we call it as a lazy round. तो आराम से मतलब there are 5-6 questions which I'm going to ask you. और आपको चॉइसेस दिया जाएगा तो आप आपके इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से आप उसको आंसर कर सकते हैं। हाँ जी। सो फर्स्ट थिंग, एज ए रिलैक्सेशन थिंग, अगर आप गाने सुनते हैं तो डू यू प्रेफर टू लिसन टू लाइव सिंगिंग, बिकॉज अभी काफी सारे लोग करते रहते विथ ऑर्केस्ट्रा और विथ कैरियोके, और दोस्तों के साथ मतलब दोस्त पार्टी में बैठ के मतलब साथ में झुंड में गाना गा रहे, पीछे म्यूजिक ना होगा, मतलब कोई सुर में गा रहा है, बेसुरा गा रहा है, व्हिच वन इज मोर फन फॉर यू? एक्चुअली मैं बहुत म्यूजिक का लवर नहीं हूँ। अच्छा, इज इट? ओके। हाँ Okay. लेकिन आपने जो दोनों ऑप्शन दिए वो दोनों मुझे पसंद है। Okay. जो मतलब टीवी से या यहाँ से म्यूजिक सुनने से, कोई भी ऑर्केस्ट्रा और कैरियोके पे प्रोग्राम चल रहा है तो आई एंजॉय इट मोर बिकॉज इट्स ए लाइव प्रोग्राम। और जो बोल रहे हैं आप दोस्तों के साथ गाना गा रहे हैं वगैरह, वो तो मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा शायद, प्रोवाइडेड नोबडी इज फोर्सिंग मी टू सिंग अ सॉन्ग। सिंग लिसन करने तक ठीक है वगैरह। यस सर, क्योंकि मुझे आई थिंक ज्यादा सिंगिंग भी नहीं आती और डांस भी ढंग से नहीं आता है तो बट मतलब आप जिंदगी के मतलब जिंदगी का गाना तो बढ़िया गा रहे हैं और मतलब सारे सुर ताल के साथ डांस भी कर रहे हैं जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ। सो आई थिंक दैट यू आर डूइंग एक्सीलेंटली वेल। जिंदगी के साथ में दो तीन मुझे एक दो बातें बताने में कोई अच्छा लगेगा कि मैं बहुत डिसिप्लिन और परफेक्शन होना चाहिए काम में, और डिसिप्लिन होना चाहिए और काम बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए।
ये मैं और कोई भी काम है बराबर टारगेट क्या है, प्लान कैसे करना और उसको स्टेप वाइज इम्प्लीमेंट करना वगैरह, इसका बहुत मैं करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरे को ये जिंदगी ने सिखा दिया कि ये सब चीजें ज्यादा पॉइंट नहीं है, क्योंकि अच्छा। आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है। हाँ। जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि प्लानिंग नहीं करना चाहिए या सिस्टमेटिक काम करना नहीं चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो करना ही पड़ेगा, वो नहीं तो वो बराबर। तो डिजास्टर हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन इसमें ये है कि जो रिजल्ट है वो हाँ। उसका क्या रिजल्ट आएगा ये सोचना बंद कर दीजिए। हम्म। आपके हाथ में सिर्फ जो है ऑनेस्टली और सिंसियरली आप कोशिश करते रहिए। हम्म। कोशिश करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट की मत सोचिए, जो कोशिश करते रहेंगे तो अपने आप रिजल्ट आते रहेंगे। हम्म। थोड़ा कम ज्यादा तो होते ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो जैसे होनी है वैसी होती है। तो इसलिए वो एक काफी एक्सपीरियंस मिला मेरे को। इसलिए आपने बोला कि ये जो जिंदगी का गाना ठीक से गा रहा है, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तक तो काफी अच्छे गए, क्योंकि ये जो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है तो फैमिली का सपोर्ट अच्छा है। और जरूर। जो ऑफिस में कलीग मिले हैं, जो सीनियर्स मिले वो बहुत अच्छे मिले हैं। हम्म। बहुत जगह पे काम करने का मौका मिला है, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। हम्म। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी ये महीने में मेरे मैरिज को भी 25th एनिवर्सरी का महीना है मेरा ये। ओह, ओके। 14 मई को 14 मई को मेरी 25th एनिवर्सरी है। ओके। तो मेरी जो लाइफ पार्टनर है शी इज ऑल्सो वेरी गुड, कि उसने भी मेरे को काफी सपोर्ट किया और वो काफी हेल्पिंग है और काफी अंडरस्टैंडिंग है और कम से कम डिमांडिंग है। तो वो भी मतलब इन जनरल जिंदगी का सब कुछ, मतलब ज्यादा आप सोचना छोड़ दो तो अपने आप बहुत बढ़िया है जिंदगी, उसका मजा लो। गुड। तो मतलब अब तो मतलब 2-3 पार्टी का मतलब शेड्यूलिंग हो रहा है। एक मैरिज एनिवर्सरी आएगा, उसके बाद हाँ ये बर्थडे का आएगा, उसके बाद प्रमोशन का आएगा। तो ठीक है, जब मिलेंगे, मतलब अभी तो थोड़ा मिलना प्रमोशन का जब मुश्किल है। आएगा तब तक कोरोना खत्म हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ। हम्म, तब पार्टी जरूर होगी। बिल्कुल, क्योंकि मैं 50वां जो बर्थडे था, आप तो आए नहीं थे। वो हाँ, तो मैं आ काफी नहीं मैंने पाया था। बड़ी पार्टी रखी थी और अपने हम्म। सब दोस्त आए थे। हम्म। लेकिन मैं ये 25th एनिवर्सरी का भी रखने वाला था उसी टाइप का, हम्म। लेकिन शायद नहीं हो पाएगा। correct। चलो, नेक्स्ट ईयर ही कर लेंगे, 26 ही कर लेंगे, बिल्कुल मतलब दोनों बिल्कुल 25 बिल्कुल करेंगे। 26 एक साथ कर लेंगे। ओके। होपफुली आप मूवीज देखते होंगे, तो अगर मूवीज देखते होंगे तो अ, अगर आपके दो चैनल में दो अलग मूवीज आ रही है, एक अमिताभ बच्चन की मूवी है, एक आमिर खान की मूवी है, आप कौन सा चूज करेंगे? मैं जब अपने कॉलेज के टाइम पे हम्म। या उसके बाद का जो समझ लीजिए एक 20 से 30 35 साल की जी अपनी एज थी, हाँ। तब मेरा सबसे फेवरेट हीरो था अमिताभ बच्चन, और आज भी है। ओके। इज द मोस्ट फेवरेट और बहुत लोगों का होगा। हम्म। और आमिर खान भी मुझे बहुत पसंद है। हम्म। तो लेकिन अभी अभी इस स्टेज पे मेरे को सभी हीरो पसंद है, ओके। सभी एक्टर पसंद है। मतलब अमिताभ बच्चन तो है ही, लेकिन हम्म। उसके साथ में मुझे मतलब और मूवी देखना मुझे बहुत पसंद है। हम्म। तो आमिर खान, शाहरुख खान और ये अजय देवगन, हम्म। सलमान खान, सभी हीरो बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं तो इवन बोलता हूँ कि कोई भी मुझे मूवी मैं एंजॉय करता हूँ आजकल। ओके। लेकिन मैंने जो साउथ इंडियन डब की हुई फिल्म रहती है ओह। वो भी मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन ये जैसे अमिताभ बच्चन की अभी एक फिल्म देखी थी, नॉट आउट 102 ऐसा कुछ फिल्म था। ओके। मैंने वो 4 5 बार देखी है, लेकिन अभी हम्म। तक बोर नहीं हुआ। आपने अगर नहीं देखी हो तो जरूर देखिए। व्हाट इज द नेम अगेन? नॉट आउट 102, ओह, नॉट आउट 102, ऋषि कपूर के साथ जो मूवी थी शायद। ऋषि कपूर के साथ में, तो बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। तो जी बताइए। ओके। अब मेरे ख्याल से आपको मतलब अमिताभ इसलिए भी पसंद होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द मूवीज हिज नेम वाज विजय ना। तो यस आपका भी नाम विजय है, तो और उससे बढ़िया मतलब क्या हो सकता है कि यस, यू दैट यू इज फील ऑल्सो लाइक ट्रू। यू आर ए हीरो, मतलब। यस, बिल्कुल। बहुत सारे काम तो अपन कर नहीं सकते, वो अपने अपने हर कोई अपने को वो हीरो की भूमिका में डाल के सोचते रहता है। तो हाँ। उसी प्रकार से वो तो नाम का कोई इंसिडेंस तो बहुत ही अच्छा है।
तो अगर आप अभी वहिनी के साथ अगर वैकेशन में ये कोरोना खत्म हो जाए प्लान करते हैं, तो आप इंडिया में कहीं पे प्लान करेंगे या फिर कहीं फॉरेन जाने की सोचेंगे? कि काफी दिन से बाहर निकले नहीं होंगे आप। हाँ, ये कोरोना की वजह से लगभग पिछले मार्च से तो पूरा ये घूमना तो बंद ही कर दिया। हम्म। अ, लेकिन मुझे घूमना बहुत पसंद है, मतलब ये टूरिज्म बहुत ही मेरा पैशन है समझ लीजिए। ओके। और ये पैशन मतलब इसमें शुरुआत में जैसे मैं अभी बताया कि फिल्मों के बारे में, वैसे ही जब हम्म। मैं 30 35 या 40 की उम्र तक था तो कुछ अपने को देखने का है ये हिसाब से अपन प्लान करते थे कि हम्म। ये देखने का है भैया, वो देखने का है। हम्म। अभी थोड़ा मतलब उसमें शिफ्ट आ गया कि अभी एंजॉय करने के लिए देख जाने का है। ओके। यानी टूरिज्म करना है तो एंजॉय करने के लिए जाना है, उसमें हम्म। मतलब लोकेशन का इम्पोर्टेंस है लेकिन उतना थोड़ा कम हो गया है। तो हम्म। उसमें जो बाकी जो फैमिलीज आ रहे हैं, बाकी जो मेंबर्स आ रहे हैं, उनके साथ में गप्पे मारना और उनके साथ में टाइम बिताना, तो ये दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और हम्म। इसमें मैंने अभी तक मैंने इंडिया में बहुत सी जगह पे मैं गया हूँ। हम्म। बहुत 2 3 जगह, बड़ी बड़ी जगह छोड़ दिया। तो हम्म। बाकी सब सब कुछ मैंने देख लिया है। और हम्म। कुछ जगह मैं रिटायरमेंट के बाद देखने के लिए बचा के रखा हूँ इंडिया की। ओके। लेकिन आपने पूछा कि बाहर जाना चाहेंगे, तो मैं मेरा तो पहले से मैंने सोच के रखा है कि मुझे यूरोप देखना है। क्योंकि ओके। यूरोप के बारे में मैंने काफी सुना है, वहाँ पे हर कंट्री का अलग अलग कल्चर है। तो हम्म। उसमें मैं एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट, मतलब जो नेचुरल जो सिनारियो है वो देखना पसंद करता हूँ, लेकिन जो कल्चर वगैरह भी है वो भी उसमें इंटरेस्ट मैं डेवलप कर रहा हूँ। हम्म। तो वो मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यूरोप जाना है। बहुत से मैं टूरिस्ट ऑपरेटर जो रहते हैं, टूर ऑपरेटर, हम्म। केसरी टूर वगैरह, वो बड़े बड़े लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि आप सीधा यूरोप मत जाइए, पहले थाईलैंड का वगैरह ट्रिप कर लीजिए हम्म। या दुबई का देख लीजिए। हम्म। तो आपको आइडिया आ जाएंगे कि अब्रॉड का टूर कैसे एंजॉय करना। लेकिन हम्म। अभी उसमें उसमें पैसे खर्च करने में, दूसरे टूर हम्म। में पैसे खर्च करने से मुझे लगता है कि सीधा यूरोप जाके यानी वही पहला टूर और देखिए, तो हाँ, पता ही नहीं आई कब चांस थिंक मेक आएगा। सेंस बिकॉज अगर आप एशिया में वगैरह जा रहे हैं, डेफिनेटली इट विल बी डिफरेंट। हम्म, थाईलैंड आल्सो हैज गॉट हिज ओन काइंड ऑफ चार्म फ्रॉम नेचुरल वेज व्हिच इज देयर। आप सिंगापुर में जाएंगे, इट्स मोर ऑफ ए अर्बन काइंड ऑफ थिंग, मैन मेड में काफी सारे आपके चॉइसेस है, यू विल नॉट हैव टू मच ऑफ नेचुरल थिंग व्हिच इज देयर। बट आप यूरोप में जाएंगे तो यू कैन एक्चुअली have the best of both the things. So infrastructure हम्म, भी will be very very different, and मतलब लोग भी कम रहते हैं वहाँ पे टूरिस्ट, तो you can enjoy in a much more relaxed fashion. Uh, so I think आपका choice will be perfect which is there हम्म। when you're doing that. अच्छा, आप रिटायरमेंट की बात किया तो उस पे से मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि पोस्ट रिटायरमेंट नागपुर में सेटल हुए होंगे या फिर आप पूना में ही रहने वाले? हाँ, पुणे के बारे में बात करें तो पुणे इज अ वंडरफुल सिटी। और हम्म। उसका क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है और लोगों में काफी इंथुजियास्टिक लोग हैं। हम्म। और मतलब उसका एक माहौल ही अलग है। हम्म। मैं अभी जब तक मैं पुणे आया नहीं था, हाँ। तब तक मेरे को ये लोग बताते थे ऐसा पुणे के हम्म। बारे में, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था। लेकिन हम्म। जब मैं अभी पुणे में 5 साल से रह रहा हूँ, हम्म। तो अभी नागपुर में जाता हूँ तो मेरे को एकदम वो डिफरेंस महसूस होता है कि नागपुर कितना स्लो और डल है और पुणे कहाँ पर है। हम्म। तो काफी मतलब महसूस करता हूँ। लेकिन आप बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद में मैं सेटल कहाँ हूँगा, तो नेचुरली हम्म। मैं तो मेरा चॉइस फिक्स है, नागपुर में हो जाऊंगा मैं। नागपुर में मैंने एक फ्लैट भी लिया है। और पुणे में मैं तो रेंट से रहता हूँ। तो डेफिनेटली मैं नागपुर में रहूंगा। और उसके रिटायरमेंट के बाद में भी मैं कुछ जो ये कुछ मतलब पता नहीं ग्राउंड वाटर के बारे में काम करूंगा कि नहीं मालूम। अगर हम्म। काम करने का मौका मिला तो जरूर करूंगा। हम्म। लेकिन सोशल वर्क का जो है, मैं जैसे मेरे भाई का हॉस्पिटल है, उसमें हम्म। काफी सारे पेशेंट्स वगैरह आते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन उनको जो सोशल टच भी चाहिए, बराबर। वो एंगल से क्या कर सकते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जैसे हम्म। अभी पेंडेमिक चल रहा है तो लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल सकता है, और कुछ कुछ लोगों के दो दो सभी घर के मेंबर्स कोरोना से पीड़ित है, तो उनको मेडिसिन लाके देने के लिए भी कोई नहीं है।
तो अपने ऐसी छोटी छोटी हेल्प कैसे कर सकते हैं, मैं बार बार सोचते रहता हूँ, लेकिन अभी कुछ कर नहीं पाया। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा चांस आया तो कर सकते हैं। और अभी तक के लाइफ का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि कोइंसिडेंस नाम की जो चीज रहती है, इत्तेफाक वाली जो चीज रहती है, तो मेरे लाइफ में अभी ऐसे कोइंसिडेंस और इत्तेफाक और ऐसे योगा योग जो बोलते हैं, तो इतने इंसिडेंट्स है। इसलिए मैंने बोला कि जो सोचते हैं वैसा होता नहीं, लेकिन ऐसे कोइंसिडेंस इतने आए कि उसी के हिसाब से चलते गया। तो ये पता नहीं तब क्या आएगा, देखते हैं। आई एम वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव। तो चलो, गुड विजय, डॉक्टर विजय, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपके जिंदगी के सफर के बारे में पिछले 40 मिनट से हम बात कर रहे हैं। सो काफी सारे पहलू के बारे में हमने बातें की। सो आप काफी पॉजिटिव इंसान हैं, एंड यू हैव बीन डूइंग, आपका काम भी इमीडिएटली इम्पैक्ट्स द सोसाइटी एंड इट हेल्प्स the society which is there. And I think the top thing is you are a very, very good human being, which comes out when we are talking about जैसे लास्ट में आपने बात किया कि how you are going to be helping out people who go through medical sufferings and otherwise, either financially or other kind of help which they might require. Thanks a lot, Vijay. Wish you all the best for your career. It was such a wonderful having this discussion with you. Thank you, Twin, and thank you very much for giving me the chance in your Zindagi Ka Safar. Thank you, and all the best. Okay, bye. Bye.